Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the maths pedagogy for CTET paper 1 and paper 2. तो अब हम जैसे कि हमने EVS भी ऑलमोस्ट कर ली है, साइंस का भी ऑलमोस्ट हो गया है और CDP तो हमारी कंप्लीट ही है। और जैसे अगर मुझे लगेगा कोई एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं तो मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो अलग से लेकर आऊँगी साइड बाय साइड, ठीक है। तो अब हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी। ये मैं ट्राई करूँगी कि आपको 5 से 6 वीडियोज़ या मैक्सिमम 10 वीडियोस में आपको सारी पैडागोजी कंप्लीट करवा दूं। और इसी को साथ ही साथ मैंने कंसेप्ट भी हैं और कंसेप्ट के साथ साथ जो क्वेश्चन पिछले पेपर में आए हुए हैं वही मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ इसमें। तो पहले आप कंसेप्ट समझो और उसके बाद साइड बाय साइड जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं स्लाइड में बनाए हैं तो वो आपको मैं बताऊँगी और आपको ईजिली उसका आंसर फिर पता लग जाएगा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स कि हम मैथमेटिक्स तो पढ़ते हैं बट उस चीज़ को टीच करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है मैथमेटिक्स टीच करने का। तो सबसे पहला क्या है, मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस चिल्ड्रन लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। मतलब एक बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको मैथमेटाइज करना, देखना, कैलकुलेशंस करना उसके दिमाग में और बच्चा उस चीज़ को इंजॉय करे। जब वो मैथमेटिक्स लर्न करे तो उस चीज़ को इंजॉय करे ताकि वो उस चीज़ को रिलेट करे अपनी रियल लाइफ से। और जो भी जैसे कोई बच्चा है कोई टॉफ़ी ख़रीदने जाता है तो उसको कैलकुलेशन पता होगी कि उसने 10 रुपये दिए 5 रुपये की टॉफ़ी ली, ये सब कैलकुलेशन उसको पता होंगी, राइट। तो वो उस चीज़ को इंजॉय करे। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेकिंग मैथमेटिक्स अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस। वही जो अभी बता के हटी आपको कि बच्चा है कोई कुछ खरीदने जाता है तो कोई भी हो जिसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह है तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस उसको पता हो, राइट। तो ये एक हमारे डेली लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है। हम डेली लाइफ में कुछ ना कुछ करते हैं जिसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती ही होती है, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो चाहे वो डिविजन हो, ये सब चीज़ें कॉमन है, राइट, ये आप सबको पता है। नाउ कम्स द थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग अमंग द चिल्ड्रन। ये तो मेन ऑब्जेक्टिव्स होता ही होता है हर एक टीचिंग में कि बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए, उस चीज़ में उसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। फिर आता है हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि बच्चे को कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, बेसिक चीज़ें जैसे कि अलजेब्रा पता हो, ट्रिग्नोमेट्री पता हो और बाकी सारी चीज़ें शेप्स वगैरह का पता हो। ये सब चीज़ें मतलब पैटर्न हो चाहे, बच्चों को ये सब कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो ये सारे हैं ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स को पढ़ने के, ये समझ आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे जॉर्ज पॉलिया की। तो याद रखना इसको, किसका नाम है ये, जॉर्ज पॉलिया है। जो जॉर्ज पॉलिया नाम के जो इंसान हैं उन्होंने बोला कि मैथमेटिक्स टीच करने के 2 एम्स होते हैं, मतलब 2 तरह के एम्स होते हैं। एक तो होता है नैरो एम्स, एक होते हैं हायर एम्स। तो नैरो एम्स तो आपको पता है नैरो क्या होते हैं, वो मतलब एक ही मतलब इतनी ही जगह में सारे इन्वॉल्व हों, वो होते हैं नैरो। हायर होते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स सोचे, कुछ बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोचे, वो होते हैं हायर एम्स। नैरो एम्स की मतलब उतना ही करना है बस, मुझे इससे आगे कुछ करना ही नहीं। हायर होता है कि मुझे इससे भी आगे बढ़ के जाना है और बहुत कुछ सीखना है। तो जॉर्ज पोलिया ने बोला कि 2 तरह के एम्स होते हैं, ठीक है, एक होता है नैरो, एक होता है हायर एम्स। तो अब हम पढ़ेंगे पहले नैरो एम्स क्या होते हैं। नैरो एम्स होते हैं, these aim emphasizes on turning out employable adults who can contribute to social and economic development। नैरो एम्स बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि हमने बोला कि मैथमेटिक्स को हमने डेली लाइफ से रिलेट करना है, तो ज़्यादा नहीं, नैरो मतलब उतने ही एरिया में सिर्फ मतलब उतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए ताकि कम से कम आप नौकरी तो कर सको थोड़ी बहुत। वो होते हैं नैरो एम्स कि सिर्फ आपको नौकरी चाहिए जिस वजह से आप पढ़ रहे हो मैथमेटिक्स, ताकि आपको कैलकुलेशन आ जाए और आप छोटी मोटी कोई नौकरी लग जाओ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिंपल, ठीक है। ये होते हैं नैरो, सिर्फ उतना ही पढ़ना है ताकि आपको सिर्फ एक छोटी सी नौकरी मिल जाए, बस। द लिमिटेड एम ऑफ मैथमेटिक्स इज़ टू डेवलप यूजफुल एबिलिटीज़, ताकि बच्चे में मतलब उसका लिमिटेड एम क्या होता है मैथमेटिक्स का, मिनिमम एम क्या होता है, नैरो एम क्या होता है कि सिर्फ कुछ एबिलिटीज़ आ जाएं इंसान में ताकि वो खुद के लिए एक जॉब तो ढूंढ सके कम से कम बेचारा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नैरो एम्स कि सिर्फ उतने ही एरिया में सिर्फ उतना ही पढ़ना है ताकि वो नौकरी तक पहुंच जाए वो इंसान, मतलब
ज़बरदस्ती ही है एक तरह से। फिर आते हैं ब्रॉड एम्स। ब्रॉड होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े, हायर एम्स बोलते हैं जिसको। थिंक मैथमेटिकली, ताकि वो इंसान जो मैथ सीख रहा है वो मैथमेटिकली थिंक कर सके, लॉजिकल थिंकिंग आए, वो उसके दिमाग उसमें काम करे, इतना लॉजिक आए कि मतलब पूछो ही ना, आउट ऑफ बॉक्स उसके पास आइडियाज़ हों। लॉजिकल डिस्कशंस करें वो, मतलब उसके हर एक डिस्कशन में कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट ज़रूर हो। मेक फाइंड लॉजिकल कंक्लूजन टू बिलीव्स, मतलब बिलीव्स मतलब कि जैसे कि समाज ने बना दिया कि सिर्फ यही चीज़ें होंगी, आप इससे बाहर नहीं कर सकते, बट नो, जो ब्रॉड एम्स वाला इंसान होगा वो अपना लॉजिक भी लगाएगा कि एक्चुअल में ये क्यों होता है, ये क्यों होना चाहिए, वो अपनी आवाज़ तक उठाएगा, ठीक है, बिलीव्स के अकॉर्डिंग। नाउ कम फाइंड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो जिसका ब्रॉड एम होगा वो सोल्यूशन भी निकालेगा प्रॉब्लम का, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ भी होंगी उस इंसान में, राइट। ब्रॉड और नैरो एम्स में आप, आई होप आपको समझ आ गया। नैरो एम सिर्फ उस इंसान के लिए होते हैं जिसने सिर्फ जॉब करनी है, ताकि थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आती हो तो चलो हो गया नैरो एम। जैसे कि फॉर सिंपल एक शॉपकीपर हो गया, चलो आजकल तो शॉपकीपर बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हैं अपने काम को, बट अगर कोई सिंपल कोई ठेले वाला भी हो, गोलगप्पे वाला भी हो, उसको भी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत तो उसने भी देखना है। तो वो होता है सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो होता है नैरो एम। ब्रॉड एम होता है कुछ उससे बड़ा, आउट ऑफ बॉक्स, कुछ डिफरेंट आइडियाज़, लॉजिक थिंकिंग। नाउ कम्स अकॉर्डिंग टू एनसीएफ। एनसीएफ ने क्या बोला 2005 में, एट दिस लेवल, किस लेवल की बात हुई है, 1st to 5th क्लास की बात हुई है, प्रोग्रेशन शुड बी फ्रॉम कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। मतलब कंक्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ें पहले जो इंसान खुद अपनी आंखों के सामने देखता है। कोई शेप्स है, जैसे आपने उसको शेप्स दिखा दी, ट्रायंगल वाली 2-3 शेप्स दिखा दी, उसको पता लग गया कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि जब उसके पास वो चीज़ ना हो, बाई चांस उसको वो शेप ना दी गई हो, उसके सामने ना हो, बट उसको फिर भी वो सोचे कि हाँ ये शेप मैंने देखी थी, ये वही शेप है, तो वो आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट में। कंक्रीट होती है कोई चीज़ सामने पड़ी है तो आप देख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट होती है जब वो आपकी आंखों से थोड़ा सा दूर हो जाए, तो बट आपको पता हो कि हाँ ये चीज़ वही है, मतलब तब तक आप सीख चुके हो उस चीज़ को, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। फिर आ जाता है इनकरेज द नॉन नंबर एरियाज। नॉन नंबर एरियाज जिसमें नंबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे शेप्स हो गई, इसमें नंबर की क्या ज़रूरत है, पैटर्न हो गया, मेजरमेंट हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गई, ये सब 1st to 5th क्लास में इंक्लूडेड है। ये आप बुक भी खोल के देख सकते हो। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेन होते हैं 1st to 5th, ताकि बच्चे में ज़्यादा स्ट्रेस ना आए एनसीएफ के अकॉर्डिंग, राइट। तो उसमें क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, शेप्स होती है, पैटर्न, मेजरमेंट एंड डाटा हैंडलिंग। ये बहुत ज़रूरी है, याद रखना है, छोटे छोटे टॉपिक इसमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, फिर आप खुद आंसर देना उसके। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है। कंसेप्ट मैपिंग होता है अच्छे से उस कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना, राइट। एग्जैक्ट उसका मैप आपके दिमाग में छप जाए, उसको बोलते हैं कंसेप्ट मैपिंग। ये आप सबको पता है, कंसेप्ट क्लियरेंस। फिर कंसेप्ट मैपिंग के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, याद रखना, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन आए हुए हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं। फिर सबसे पहला कंसेप्ट मैपिंग क्या होता है, ये एक स्कीमेटिक ड्राइंग होती है विच शो रिलेशन बिटवीन द कंसेप्ट। सिंपल सी चीज़ है, कंसेप्ट के बीच में एक दूसरे के साथ क्या है, रिलेशन है। एक कंसेप्ट पता होगा तो दूसरा एज इट इज़ आपको पता होगा। सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल है कि जैसे कि आपको किसी ने क्या दिखा दिया, ये दिखा दिया स्क्वायर, तो आपको पता होगा स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। उसी के साथ आपको दिखा दिया एक रेक्टेंगल, तो आपको पता है इसके ऑपोजिट क्या साइड्स क्या होती हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो वही चीज़ें, मतलब वो कंसेप्ट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नाउ कम्स इट इज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर। हायरार्किकल स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है, याद रखना, ये हायरार्किकल होता है कि जब कोई कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा हो उसको बोलते हैं हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर, सिंपल। फिर इट कैन बी बिल्ट बाय टीचर और स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, उसमें उन्होंने बोला कि सिर्फ टीचर ने बनाया, तो नो, ऑप्शन गलत है। ये टीचर और स्टूडेंट दोनों ही बिल्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए तो हर एक कोई करेगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो। कई बार टीचर को भी कुछ चीज़ें नहीं पता होती, तो वो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कंसेप्ट मैपिंग करते हैं, एक के रिलेशन दूसरे से बनाते हैं ताकि उनको कंसेप्ट क्लियरेंस हो सके। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर इट कनेक्ट्स न्यू नॉलेज विद द प्रीवियस नॉलेज। ये तो सिंपल सी चीज़ आप सबको पता है कि हमारी प्रीवियस नॉलेज को जो हम पहले सीख चुके हैं और अब जो सीख रहे हैं उसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी पुरानी नॉलेज को, राइट। हो गया। अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ।
तभी मैं आपके लिए साइड बाय साइड क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए थोड़ा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, उसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट कंसेप्ट मैपिंग। कंसेप्ट मैपिंग के बारे में इनमें से कौन सी चीज़ सही नहीं है। तो पहला, कंसेप्ट मैप रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट। कनेक्टेड तो होते हैं वो एक दूसरे से, रिलेशन होता है उनका, ये बिल्कुल सही है। कंसेप्ट मैप शुड बी कंस्ट्रक्टेड बाय टीचर्स ओनली, सिर्फ टीचर्स, नो, हमने अभी ऊपर पढ़ा टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए होते हैं, तो ये वाला गलत हो गया। इट इज़ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा। कंसेप्ट मैप हेल्प इन लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज, ये भी बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा। बट सिर्फ टीचर्स वाला नहीं पढ़ा, तो सेकंड ऑप्शन मतलब इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन सही है, बट वैसे वो गलत है कि सिर्फ टीचर्स नहीं होते, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजफुल था क्वेश्चन आपके लिए। नाउ कम्स नेक्स्ट, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। एक्चुअल में मैं बता देती हूँ, वैन हायल, जो वैन हायल थे उनकी थ्योरी थी ज्योमेट्रिक थॉट्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन के आया था एक बार कि एक्चुअल में जो वैन हायल थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, तो आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिक थॉट्स की उन्होंने थ्योरी दी। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं, उसके लिए तभी मैं आपके लिए थोड़ा सा लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया होता है कि एक्चुअल में पूछते कैसे हैं और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला, एक्चुअल में ये 5 होते हैं, चौथा भी है और 5वां भी है, बट आपको सिर्फ 3 आने इंपॉर्टेंट है। जो 3 सबसे पहले हैं, पहला आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन किस चीज़ की, शेप्स और उनकी क्लासेस की। जैसे बच्चे ने शेप्स वगैरह, ये लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 1 की बात हुई है, तो उन्होंने पहले लेवल में क्या दिया कि सिर्फ विजुअलाइज करना है, शेप्स को देखना है और पता लग जाए कि ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये बच्चे को देखने से पता लग जाएगा, ये सर्कल है, ये सब चीज़ें ऐसे। ठीक है, बच्चे ने देख लिया, विजुअलाइज कर लिया, आपने भी देख लिया, आपको पता लग गया ये कौन कौन सी शेप्स है, सिंपल। ये पहला लेवल है, बच्चे का छोटा लेवल है। फिर आता है एनालिसिस। एनालिसिस में वो क्या करता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप्स पढ़ता है कि अब इन शेप्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। जैसे क्या पहले बताया कि ये है स्क्वायर, ठीक है, और ये है रेक्टेंगल, तो स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। रेक्टेंगल में 2 ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। मतलब फिर वो एनालिसिस कर सकता है इजीली कि एक्चुअल में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। फिर आता है डिडक्शन। डिडक्शन मेथड क्या होता है, रिलेशन होता है उन प्रॉपर्टीज़ के बीच कि उन दोनों का रिलेशन एक्चुअल में क्या है, तो बच्चे को पता लग जाता है। तो ये 3 हैं जो उन्होंने 3 लेवल्स दिए हैं, वैसे 5 हैं, बट आपको 3 पता होने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ वो 3 ही पूछे जाते हैं ऑल द टाइम। ठीक है, पता लग गया। पहले बच्चा विजुअलाइज करता है, देखता है शेप्स को, उसको पता लग जाता है। फिर वो एनालाइज करता है उस शेप्स को, मतलब तोड़ तोड़ के देखता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ पता लगती हैं एक एक शेप की। फिर आती है डिडक्शन, मतलब रिलेशन पता लग जाता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में, एक्चुअल में कौन सेम है, कौन अलग है, क्या रिलेशन है, ये सब। फिर अब आता है क्वेश्चन, देखिए इससे रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू द वैन हायल, of which level the geometric thinking assess the properties of a collection of shapes together। इन्होंने collection of shapes together की properties की बात की है, relation की बात नहीं की है। तो properties कब आ जाती हैं, जब analysis होता है, मतलब पहले लेवल में। तो सीधा सा आंसर है लेवल 1 एनालिसिस। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर था तो आंसर पता था, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आंसर भी नहीं पता होगा। और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ये अच्छे से कर लोगे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या दिया है, आइडेंटिफाई डिज़ायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल अपने छोटे बच्चों को 1st to 5th क्लास को मैथमेटिक्स टीच करना है। ठीक है, तो उसमें क्या टीचिंग, कौन सी प्रैक्टिस चाहिए। पहला, ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल शुड बी लिमिटेड टू शेप्स, क्या सिर्फ शेप सिखानी चाहिए। सेकेंड, द टीचर शुड गिव डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशन से तो काम नहीं बनेगा। चिल्ड्रन शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़, ये तो अच्छी बात है। डेवलपिंग एक्सेसिव ज्योमेट्रिक वोकैबुलरी, मैथमेटिक्स में वोकैबुलरी कहाँ से आ गई, ये तो ग्रामर थोड़ी है, तो पहला भी नहीं होगा, तो सीधा ऑप्शन है 3rd, ताकि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तो बच्चा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा अच्छे से। फिर आती हैं, हम सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और टेसेलेशन के बारे में पढ़ेंगे। सिमेट्री आप सबको पता है, सिमेट्री क्या होता है, जैसे कि कोई शेप दी है और उसको आप हाफ में काट देते हो, ठीक है, और दोनों का जो हाफ है वो बराबर हो, उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हमने शेप ले ली ए की, ठीक है, हमने ए ले लिया, तो जो ए है इसको अगर हम
बीच में से काट देंगे तो हम देख सकते हैं हाफ ए इधर आ गया और हाफ ए उधर आ गया, मतलब जितना इधर था उतना ही उधर आ गया, राइट। उसको बोलते हैं हम सिमेट्री। के की शेप ले लो, ए बी सी डी बहुत सारी शेप्स होती हैं, इसको बीच में से काटोगे ऊपर भी बराबर आ गया और नीचे भी बराबर आ गया, सिंपल। ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद अब बाकी शेप्स ले सकते हो, राउंड शेप ले लो, इसको चार में काट सकते हो, काट दिया, छोटे छोटे पीसेस हो गए, मतलब बराबर दोनों साइड जब बराबर आए ना हमारा, उस चीज़ को हम सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री वही होती है लाइन जो उसको तोड़ती है और बराबर तोड़ती है, उसको बोलते हैं। अभी टेसिलेशन क्या होता है? टेसिलेशन वो होता है कि जब आप शेप्स को बार बार रिपीट करते हो, ठीक है, और रिपीट करने के बाद वो एक अच्छी सी शेप बना लेती है, प्लेन को कवर कर लेती है, बट कभी भी ओवरलैप नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मैंने छोटू सा बॉक्स ले लिया, ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, राउंड बना दिए, राउंड राउंड राउंड, इसमें बॉल्स रख दी। ये बॉल्स अब एक देखो पैटर्न बना रही है अच्छा सा, ठीक है, मतलब उसने क्या किया, सरफेस को कवर कर दिया, एक पैटर्न भी बना दिया, बट ओवरलैप नहीं किया। ओवरलैप क्या होता है, एक बॉल के ऊपर दूसरी बॉल पड़ी है, ये तो नहीं हुआ ना यहाँ पे, ये सिंपल एक पैटर्न बन गया, इसको बोलते हैं हम टेसिलेशन। ईजी था, सिंपल। सिमेट्री होती है जब कोई लाइन उस चीज़ को बराबर तोड़ती है। टेसिलेशन होता है जब वो एक पैटर्न बन जाता है बट ओवरलैप नहीं करता, एक के ऊपर दूसरा नहीं चढ़ा होता, वो होती है टेसिलेशन। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following topics are not the part of primary school mathematics curriculum as per NCF? तो NCF ने इनमें से कौन सा टॉपिक प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मतलब 1st to 5th क्लास को नहीं पढ़ाना है? क्यों नहीं पढ़ाना? क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फिर 1st to 5th क्लास प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए छोटे टॉपिक्स आते हैं। तो इनमें से कौन सा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट नहीं है या जो इंक्लूड नहीं किया गया NCF के द्वारा? टेसिलेशन है, सिमेट्री है, पैटर्न है, सिंपल। बट रेशो नहीं है, क्योंकि रेशो में नंबर आ जाता है, जबकि हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी है उसमें नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते। तो इसका सही आंसर है कि कौन सी चीज़ है जो प्राइमरी में स्कूल में नहीं होती एनसीएफ के अकॉर्डिंग, रेशो वाला टॉपिक नहीं होता। फिर हम करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव डिडक्टिव आप सिंपल पता है, आपने बहुत पैडागॉजी पढ़ी है, उसमें सीधा क्या होता है, इंडक्टिव में होता है कि पहले आप बच्चों को थोड़े थोड़े एग्जाम्पल दे रहे हो, फिर आप बच्चों को सिखा रहे हो वो चीज़। डिडक्टिव क्या होता है, आप पहले ही डेफिनेशन पे आ गए, बाद में आपने एग्जाम्पल देनी स्टार्ट की, ये गलत बात है, राइट। इंडक्टिव होता है कि पहले आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए कि बच्चा देखो ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। जैसे आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, आपने बच्चों को शीट्स दे दी और बच्चा वो सीख रहा है, ठीक है, ये शीट्स हैं, बट उसको पहले आपने शीट्स दी तभी आपने जाके सिखाया। ऐसे नहीं कि पहले पाइथागोरस थ्योरम बता दी और बाद में बताया ये तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये गलत बात है, ये डिडक्टिव में आ जाएगा फिर, ठीक है। इंडक्टिव में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल्स दो और फिर बच्चे को कंक्लूजन पे लेके आओ। डिडक्टिव होता है पहले ही कंक्लूड कर दो और बाद में एग्जाम्पल्स देते रहो आराम से, ठीक है। नाउ कम्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये हम ध्यान से देखेंगे। टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम, वही जो ऊपर एग्जाम्पल दी मैंने कि एक टीचर है, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम सिखानी है, तो टीचर ने क्या किया, 4 राइट एंगल ट्रायंगल दे दिए बच्चों को ड्रॉ कर, ऐसे 4 ट्रायंगल्स दे दिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला बच्चों को कि इनमें से रिलेशन निकालो, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल अबव सिचुएशन द टीचर शुड। उन्होंने सिंपल मतलब एग्जाम्पल्स दिए हैं ना टीचर ने, तो सीधा सा आंसर है, आंख बंद करके इसको टिक मार दो इंडक्टिव को, क्योंकि टीचर ने पहले एग्जाम्पल्स दी हैं ताकि बच्चे खुद ऑब्जर्व करें फिर कंक्लूजन पे आएँ, ना कि उन्होंने पहले ही पाइथागोरस थ्योरम सिखा के फिर शीट्स दी, ठीक है। तो इसका सही सा आंसर है इंडक्टिव मैथड। नाउ कम्स द टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, ये वो नहीं है कि जो टॉल शेप्स हैं, नहीं, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स एक्चुअली क्या होता है, टॉल शेप मतलब मैथमेटिक्स इज वेयर मास्टरी ऑफ वन टॉपिक इज प्री रिक्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट, कि एक टॉपिक में आपने मास्टरी कर ली और उसका रिलेशन दूसरे टॉपिक से है, उसको हम बोलेंगे टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी। अब क्वेश्चन देखेंगे हम कौन कौन से आए हुए हैं पिछले पेपर में। द असेसमेंट ऑफ व्हाट चिल्ड्रन लर्न इन मैथमेटिक्स इन प्राइमरी क्लासेस शुड नॉट फोकस ऑन। जो असेसमेंट दी जाती है बच्चों को मैथमेटिक्स में छोटी क्लासेस में, 1st to 5th क्लास की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो उनमें क्या बोला गया है कि इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पहला, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज, ये तो होना चाहिए, डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग स्किल भी होनी चाहिए, प्रिसाइसनेस इन आंसरिंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स,
ये गलत है। प्रिसाइसनेस मतलब क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट। क्या आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों से ये उम्मीद रख रहे हो कि उनका आंसर एग्जैक्ट आएगा? नॉट एट ऑल, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो अभी सीख रहे हैं। एक्चुअल आंसर अगर टीचर एक्सपेक्ट करने लग जाएगा हर एक बच्चे से, तो ऐसे तो वो हर एक को पनिश करता फिरेगा, ठीक है। तो प्रिसाइसनेस बिल्कुल नहीं होगी उनके आंसर्स में, गलतियां भी होंगी और उनको सुधारा भी जाएगा, बट प्रिसाइसनेस की उम्मीद नहीं रखेंगे। तो उस चीज़ पे फोकस नहीं करना कि बिल्कुल ही सही होगा, सब कुछ सही होगा। नाउ कम्स द मैथमेटिक्स यूज बाय इलिटरेट शॉपकीपर। इलिटरेट शॉपकीपर मतलब वो अनपढ़ दुकानदार, मतलब उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कैसे यूज़ करनी चाहिए या किस चीज़ के बारे में ये दिखाया गया। इट्स नॉट यूजफुल इन मैथमेटिक्स क्लास, इज़ वेरी यूजफुल इन सॉल्विंग ऑल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ऑल तो नहीं आएगा, राइट सारे तो नहीं सॉल्व कर सकते वो। हैज़ एम्बिग्यूटी एंड वेरी लो लेवल ऑफ करेक्टनेस, नो। शुड बी डिस्कस बाय द टीचर इन क्लासरूम एज एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल सही है। वो टीचर एक इलिटरेट शॉपकीपर की एग्जांपल देके बच्चों को सिखा सकता है कि बच्चे, अगर वो इलिटरेट शॉपकीपर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकता है, वो डेली लाइफ में कितनी कैलकुलेशंस करता है वो एक शॉपकीपर, चाहे वो एक सिंपल सी शॉप चलाता है, फिर भी वो उसको कैलकुलेशंस भी आती हैं। प्लस हो गया, माइनस हो गया, वो कैसे ऐड करता है, कैसे प्लस करता है, कैसे डिवाइड करता है, क्योंकि आपने प्राइमरी बच्चे को सिखाना है। तो आप सिंपल एग्जाम्पल दे सकते हो किसी की भी, राइट। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? द लर्निंग आउटकम इन मैथमेटिक्स आर डिज़ाइन। लर्निंग आउटकम मतलब जो आपने सीखा तो वो क्या निकल के आता है, मैथमेटिक्स किस चीज़ तरह से डिज़ाइन किया जाता है। सच दैट चिल्ड्रन मे बी टोल्ड स्मॉल स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। नहीं, लर्निंग आउटकम की बात हुई है, छोटे छोटे स्टेप्स थोड़ी लेने अभी। इंक्रीज द अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वेरियस एजुकेशनल फील्ड्स, नो। टू डिफाइन क्लासरूम कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स टू बी अचीव बाय द चिल्ड्रन। ये बिल्कुल सही है, ताकि बच्चे स्किल्स सीख सकें। यही तो आउटकम होता है कि बच्चे ने कुछ सीखा, कुछ स्किल्स सीखी। टू प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स के लिए तो हर एक टीचर प्रिपेयर कर देता है, बट पहले स्किल्स सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। आई होप टूडेज क्लास इज़ यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। और बाकी की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैथ्स पैडागोजी में क्वेश्चंस कैसे आए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगैन।